नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। नरेंद्र मोदी ने आज ज़ेलेंस्की के सामने पुतिन का जिक्र कर दिया। मोदी ने जिस तरह पुतिन की आंखों में आंखें डालकर युद्ध पर फुल स्टॉप लगाने की बात कही थी, ज़ेलेंस्की की आंखों में आंखें डालकर भी वही बात दोहरा दी। यूक्रेन की राजधानी कीव में 3 घंटों तक मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत हुई। मोदी ने साफ साफ लहजे में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कह दिया, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत न्यूट्रल नहीं है। वो ना रूस की तरफ है ना यूक्रेन की तरफ है। भारत किसी भी देश का साइड लिए बिना शांति के पक्ष में है। ज़ेलेंस्की को मोदी का मैसेज क्लियर है, अगर इस युद्ध को रोकना है तो पुतिन के साथ बैठकर मामला सुलझाओ। भारत हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। तो क्या मोदी ने हिंट दे दिया कि भारत शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता करेगा? क्या कीव में भारत के डेलीगेशन से पश्चिमी मीडिया ने एक सवाल पूछा। सवाल था कि मोदी ने मॉस्को में पुतिन को गले क्यों लगाया था। उस वक्त ज़ेलेंस्की को भी बहुत गुस्सा आया था, मगर आज भारत ने इस पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। कह दिया कि किसी को भी गले लगाना भारत के कल्चर में है और ये कल्चर पश्चिमी देशों में नहीं है। तो क्या नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी ही रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त करेगी? ज़ेलेंस्की ने बस थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहा है कि आज इतिहास रचा गया है। भारत ने यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन किया है। तो क्या यह कहकर ज़ेलेंस्की ने युद्ध के मोर्चे पर बहुत बड़े डेवलपमेंट का हिंट दिया? मोदी के कीव दौरे के 7 घंटों का महत्व आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। बम, गोले, मिसाइल के बीच मोदी ने हाथ बढ़ाया। ज़ेलेंस्की ने दिल पर हाथ रखकर सर झुकाकर भारत के प्रधानमंत्री का वेलकम किया। फिर आगे क्या हुआ? मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले लगाया, बार बार ज़ेलेंस्की की पीठ थपथपाई। फिर आगे क्या हुआ? मोदी ने ज़ेलेंस्की के कंधों पर हाथ रखा, युद्ध पर कुछ अपनी बात कही, कुछ ज़ेलेंस्की की सुनी। फिर आगे क्या हुआ? क्या मोदी ने ज़ेलेंस्की को समझा दिया है? क्या मोदी ने ज़ेलेंस्की को पुतिन से बात करने के लिए मना लिया है? यूक्रेन की राजधानी कीव में मोदी की ओर टकटकी लगाए देखते ज़ेलेंस्की की ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर के बहुत मायने हैं। ज़ेलेंस्की की पीठ पर मोदी का हाथ रूस को क्या मैसेज दे रहा है? ज़ेलेंस्की को गले लगाते मोदी का ये फ्रेम मॉस्को में पुतिन को क्या इंडिकेशन भेज रहा है? जब मोदी बोल रहे थे तब ज़ेलेंस्की चुपचाप सुन रहे थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति के चेहरे का हाव भाव क्या संकेत दे रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड और मोदी के स्टांस को समझना है तो 3 अलग अलग तारीखों की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 14 जून की है, जब मोदी ने G7 समिट के दौरान इटली में यूक्रेन के राष्ट्रपति को गले लगाया था। दूसरी तस्वीर 8 जुलाई की है, जब मोदी ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया था। और अब यानी 23 अगस्त को तीसरी तस्वीर कीव से आई है, जब मोदी ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति को गले लगाया। तो क्या नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी से युद्ध पर फुल स्टॉप लगेगा? क्या पुतिन के साथ मोदी की केमिस्ट्री और ज़ेलेंस्की के साथ मोदी की केमिस्ट्री का असर आने वाले दिनों में दिखेगा? क्या सच में युद्ध रुकेगा? ये तस्वीर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी टाइमलाइन पर पोस्ट की है। इस एक तस्वीर में रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका है, युद्ध से हुई तबाही की पीड़ा है और जिस तरह मोदी ने ज़ेलेंस्की के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा है, उसमें एक भरोसा है कि भारत शांति स्थापित करने के लिए यूक्रेन के साथ खड़ा है। भारत पर यूक्रेन का ये भरोसा हर उस फ्रेम में दिखा
जब तक मोदी कीव में रहे। अपने आधिकारिक आवास पर मोदी के वेलकम से लेकर मोदी को गले लगाने तक जेलेंस्की भी जानते हैं कि अगर किसी देश का मुखिया रूस यूक्रेन में शांति स्थापित करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं। और नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन पर पोस्ट की गई इस तस्वीर से मैसेज क्लियर है, शांति वार्ता के लिए भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। मोदी ने जिस तरह से जेलेंस्की के कंधों पर अपना हाथ रखा, हर कदम जेलेंस्की के कंधों को पकड़े रखा, उससे यूक्रेन में भी एक भरोसा जगा है कि आज नहीं तो कल सब कुछ शांत हो जाएगा, भारत की पहल पर युद्ध विराम हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है तो मेरा मन भर आया था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मुझे ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन आने की नौबत आएगी। कल आपका नेशनल डे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपके नेशनल डे अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी है, मोदी पर टिकी है। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है मोदी का यूक्रेन दौरा युद्ध खत्म करने में मदद करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स भी यही लिख रहा है, यूक्रेन मोदी की विजिट को युद्ध रोकने वाले डिप्लोमेटिक पुश की तरह देख रहा है। अल जजीरा लिख रहा है कि क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता करवा सकता है? क्या भारत पीस डील का जरिया बन सकता है? कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से 3 घंटे की बातचीत में मोदी ने शांति वार्ता के लिए कौन सा रोड मैप शेयर किया है? क्या मोदी ने युद्ध रोकने का तरीका जेलेंस्की से डिस्कस कर लिया है? इस पर पूरी क्लैरिटी तो आने वाले दिनों में मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल यूक्रेन भारत माता की जय के नारों के बीच वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों को जरूर भरोसा है कि आज नहीं तो कल मोदी का पीस वाला ऑफर कारगर साबित होगा, वॉर रुक जाएगा। कुछ टाइम पहले वो रशिया में थे, पुतिन से मिले हैं, शायद कुछ बातचीत हो, क्योंकि जैसे तो आप ने बोला विश्व मित्र हैं हमारे मोदी जी, और विश्व शांति के लिए आगे भी उन्होंने प्रयास करते रहेंगे मुझे लगता है। और सबसे पहला प्रयास उनका यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी हो गई है। काश ये वार रुक पाए। इस युद्ध पर अगर विराम लग जाता है तो मेरे ख्याल से भारत की जीत जो होगी ये विश्व जीत गिनी जाएगी, क्योंकि आज तक कई लोगों ने इसकी कोशिश की है और कोई अभी उसमें कामयाब नहीं हो पाया है। हम तो इस बात पे बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने बिजी शेड्यूल में से यूक्रेन के लिए समय निकाला है, और वो विश्व के सच्चे शांति दूत हैं और उनके आने से डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमें कुछ ना कुछ अच्छी खबर मोदी जी के थ्रू जरूर मिलेगी। यूक्रेन के लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन ओरिजिन के होने के नाते भारतीय समुदाय यहाँ पर कैसे इस विजिट को देख रहा है? आपको लगता है कि नतीजे में कुछ दिखेगा इस विजिट के बाद? देखिए, भारतीय समुदाय भी और साथ में यूक्रेनियंस भी, सब लोग को यही उम्मीद है। देखिए, जो है हम सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी को पिछले 11 साल से प्रॉपरली हम उनको फॉलो कर रहे हैं। वो कोई जो है जो भी वर्ड्स बोलते हैं सोच समझ करके बोलते हैं। अभी उन्होंने जो है ड्यूरिंग द लास्ट 2.5 ईयर्स जो है बहुत दफ़ा स्टेटमेंट दी है कि ये युद्ध का टाइम नहीं है। अभी उन्होंने लोगों की बातें जो अटकलें थी उसको भी बंद कर दिया जो है ये विजिट करके। उनकी इंटेंशंस क्लियर हैं
और ये बात हमें तहे दिल से मालूम है कि जो मोदी जी के हाथ में है वो पूरी कोशिश करेंगे शांति हो, और उनकी एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड है ये भी हमें मालूम है। पॉपुलैरिटी जो है आज की डेट में वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, एक्सेप्टेबल हैं। ये शुरुआत है, डेफिनेटली होप है, इट विल टेक टाइम, बट मोदी जी कंट्रीब्यूट करेंगे। एक्चुअली हमें बिगनिंग से ही ये उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ करेंगे। आपको लगता है कि शांति मित्र की जो भूमिका है वो भारत निभा पाएगा, और इस रीजन में शांति की बात प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, पोलैंड से भी यही संदेश दिया, तो ऐसा आपको लगता है हकीकत में तब्दील हो पाएंगी ये तमाम चीजें? बिल्कुल हो पाएंगी, क्योंकि जितना मैं मोदी जी को जानता हूँ, जितना उनके बारे में पढ़ा है और देखा है, वो एक सुपर डिप्लोमेट हैं और किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के लिए वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव निकाल लेंगे और इस रास्ते को खोल देंगे। मोदी ने जेलेंस्की के साथ 1-to-1 में क्लियर कट कह दिया, हर देश को दूसरे देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी सीधा इशारा रूस की ओर किया गया है। युद्ध रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की के साथ पुतिन को प्रैक्टिकल एंगेजमेंट के मद्देनजर इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप करने पर विचार करने को कहा है। मोदी ने यह भी कहा है कि रूस यूक्रेन में जो भी विवाद है उसे इन देशों को एक दूसरे से बातचीत करके ही सुलझाना होगा। जेलेंस्की से बातचीत के दौरान मोदी ने यह भी कहा कि भारत शांति बहाल करने के लिए दोनों देशों के साथ मिलकर हर दिशा में काम करने के लिए तैयार है। जेलेंस्की से बातचीत में मोदी ने जुलाई के महीने में पुतिन से हुई मुलाकात और युद्ध पर मॉस्को में हुई चर्चा का भी जिक्र किया। इस बीच जेलेंस्की ने मोदी से ये तक कहा कि यूक्रेन हर पीस समिट में भारत की लगातार इन्वॉल्वमेंट चाहता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध रोकने के लिहाज से यूक्रेन को भारत पर कितना कॉन्फिडेंस है। मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दे दिया है, तो क्या अब सब कुछ पटरी पर लौटने वाला है? क्योंकि पहली बार यूक्रेन दौरे पर पहुंचे मोदी ने जेलेंस्की के सामने बैठकर पुतिन का जिक्र किया। मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह उन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डालकर युद्ध छोड़कर शांति वार्ता की बात कही थी, वही सलाह मोदी ने जेलेंस्की को भी दे दी है। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। एक्सेलेंसी, आप भली भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भली भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। 912 दिन से चल रहे इस युद्ध को रोकने की इकलौती कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है। मोदी ने पुतिन को भी समझाया, जेलेंस्की को भी समझाया।
दोनों को गले लगाया, बातचीत से मामला सुलझाने को कहा। बस क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री आए हैं, क्या उम्मीद इस विजिट से आप लोग कर रहे हैं? उम्मीद तो ये होप कि जो वॉर अभी चल रहा है काफ़ी 2.5 साल से, दिस विल लाइक एंड सून, कुछ इसका सॉल्यूशन निकले इस विजिट की वजह से। और बाकी इट्स डिपेंड ऑन लीडर्स व्हाट दे विल। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री आए हैं, वॉर चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, कुछ बदलेंगे हालात इसके बाद? उम्मीद तो है मैम थोड़ी कि हो, वॉर कम हो। क्या लग रहा है आप, ये विजिट का क्या मायने हैं आप लोगों को इस लगता है? विजिट के मायने यही है कि पीस हो जाए दोनों कंट्रियों के बीच और हम आ जा सके, हमें कोई परेशानी ना हो। तो उसी के चक्कर में हम भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मोदी जी आए तो थोड़ा पीस की बात हो, और हो जाए पीस तो हमें बहुत, मतलब जो परेशानियों से गुजर रहे हैं जैसे आपको लगता है पीस होगा इसके बाद, कुछ होनी चाहिए? मोदी जी आ रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है भी है भी। हाँ, लॉस तो दोनों का ही हो रहा है, रशिया का भी हो रहा है, यूक्रेन का भी हो रहा है। आपको लगता है मोदी जी की शख्सियत है ऐसी जो करवा सकता है पीस को लेकर के? क्योंकि इस बात का कहना तो भाई हम तो पहली बात उन लोगों में से नहीं है कि ऐसे प्रेडिक्ट कर सके, बट अगर वो यहाँ आए हैं इट मीन्स कोई ना कोई तो वजह होगी आने की, जो आम आदमी को मेरे ख्याल से आई थिंक ये इम्पॉसिबल है पता होगा। क्या लग रहा है इस विजिट से क्या निकल करके सामने आएगा? मोदी जी जब आए तो कुछ न कुछ तो करके ही जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, और होप कर रहे कुछ अच्छा ही होगा। यूक्रेन में हम हैं तो कुछ यूक्रेनियन नागरिकों से हम बात करना चाह रहे थे कि वो कैसे इस विजिट को देखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ओलेना हैं, इंडोलॉजिस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर ओलेना, कैसे इस विजिट को आप देखती हैं? क्या उम्मीद यूक्रेन के निवासी इस विजिट से कर रहे हैं? हम ऐसे सोचते हैं कि वो ऐतिहासिक दौरा है। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय में, और आज ये हमारा शुभ अवसर का मौका है, शुभ अवसर है जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे इस मुश्किल समय में आए हैं यूक्रेन में। और हमें जो चाहिए, हमें उनको दिखाना चाहिए कि हम लोग जैसे भारतीय लोग बहुत शांतिपूर्ण है, हमें शांति ही चाहिए, लेकिन शांति के अलावा हमें अपना देश भी चाहिए। और इसीलिए हम ये लड़ाई कर रही है अपनी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए, स्वतंत्र देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने संस्कृति, अपने बच्चों के लिए। और ये सब कुछ हमें प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहते। शांति दूत के तौर पर कुछ लोग देख रहे हैं इस यात्रा को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस भी गए थे पिछले महीने, इस महीने यूक्रेन आए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में कोई भूमिका आपको लगता है इस विजिट की होगी आगे? हम देखेंगे, हमारी उम्मीद तो है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात यह है कि शांति सिर्फ साथियों के साथ चलेगा हमारे लिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। हमें सिर्फ शांति नहीं चाहिए, हमें अपना देश चाहिए, साथी चाहिए, विजय चाहिए। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ये सब कुछ समझ सकते हैं और हमारे तरफ से यूक्रेनी लोगों से एक संदेश भारतीय लोगों को भिजवा सकते हैं। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया केस को अब 15 दिन हो चुके हैं। पूरा देश सख्ते में था और एक खबर पर नजर लगाए बैठा है। सुप्रीम कोर्ट पूरा अपडेट ले रहा है। सीबीआई एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ रही है। सच जानने के लिए टेस्ट पर टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर बिटिया के केस में आज हम आपको सबसे सच्ची गवाही दिखाने जा रहे हैं। हमारे पास 2 गवाह हैं जिनकी गवाही से सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और ये ऐसे गवाह हैं जो आखिरी सांस तक अपनी डॉक्टर बिटिया के लिए लड़ेंगे। ऐसे गवाह जो कभी नहीं पलटेंगे, कभी अपनी गवाही नहीं बदलेंगे। 8 और 9 अगस्त के बीच क्या क्या हुआ था, इसके सबसे सच्चे, चश्मदीद, सबसे सटीक गवाहों से आपको मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। मर्डर से ठीक पहले अभया ने रात 2:03 पर आखिरी मैसेज क्या दिया, उसमें क्या लिखा? रात 2:03 पर भी वो व्हाट्सएप चैट किया है मेरा भगना का लड़का नाती के साथ। हमारा नाती है, उसका भाईपो है, और भाईपो के साथ 2:03 में भी बात हुआ था। मर्डर के करीब 4.5 घंटे बाद 8:30 बजे अभया की मां ने फोन किया तो क्या रिप्लाई मिला? उसका माँ 8:30 बजे फोन किया था, हम घर में नहीं थे शुक्रवार में सुबह में। वो जब फोन किया था लड़की फोन नहीं उठाया। कभी कभी ऐसा होता है, फोन नहीं उठाता है। जो डिपार्टमेंट में
पेशेंट का हॉस्पिटल में पेशेंट खराब रहने से उसको काम करना पड़ता है, तो उस टाइम में इसलिए फ़ोन नहीं उठाता है। 10:10 पर पुलिस सेमिनार हॉल पहुंची। 10:51 पर अभया की मां के फोन पर किसका फोन आया? गाड़ी में बैठा, फिर फ़ोन आया कि आपका लड़की सुसाइड कर दिया। हम असिस्टेंट सुपर बोल रहा है, जो आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। 9 अगस्त की रात 2:03 पर सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी पूरी तरह सेफ थी। उसने अपने ममेरे भाई के साथ चैटिंग की। फिर 3 बजे से 4:15 के बीच सेमिनार हॉल में क्या हुआ? क्या संजय रॉय ने अकेले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया? अभया की मां ने भी उसे सुबह 8:30 बजे फोन किया था। उस समय फोन नहीं उठा। जिस हालत में डॉक्टर बेटी की डेड बॉडी मिली, उसे देखकर आम आदमी भी अंदाजा लगा सकता था कि ये मर्डर है। फिर हत्या को आत्महत्या में बदलने की साजिश किसने रची? सुबह उसका माँ 8:30 बजे फ़ोन किया था। हम घर में नहीं थे शुक्रवार में सुबह में। वो जब फ़ोन किया था, लड़की फ़ोन नहीं उठाया। कभी कभी ऐसा होता है, फ़ोन नहीं उठाता है। जो डिपार्टमेंट में पेशेंट का हॉस्पिटल में पेशेंट खराब रहने से उसको काम करना पड़ता है, तो उस टाइम में इसलिए फ़ोन नहीं उठाता है। 10:53 पर हम तो घर में जब आया, तब मेरा फ़ोन में फ़ोन आया, आपका लड़की का तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी चले आइए। हम लोग बार बार पूछे क्या हुआ क्या हुआ। वो लोग कुछ ऐसा कोई अच्छा बात नहीं बोला। उसके बाद फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर हम फ़ोन किया, क्या मेरा लड़की का क्या हुआ? वो बोलता है उसका तबीयत खराब है, हम इमरजेंसी में ले जा रहा है, और डॉक्टर लोग बोलेंगे क्या हुआ है। हमको डॉक्टर है क्या बोलेंगे हम, ऐसे बोला। उसके बाद लाइन काट दिया। फिर जब हम लोग गाड़ी लेकर निकल पड़ने के लिए तैयार हो रहा था, तो 4-5 मिनट के अंदर ड्राइवर पास में ही रहता है। हम लोग तो उस टाइम में हमको दिमाग खराब हो गया, जल्दी जल्दी कर रहा था। गाड़ी में बैठा, फिर फोन आया कि आपका लड़की सुसाइड कर दिया। हम असिस्टेंट सुपर बोल रहा है, जो आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। और उसका मान रोने लग गया। हमको तो अंदर में क्या हो रहा चल रहा था, हम किसी को नहीं बता पाएंगे। रात 3 बजे से 5 बजे के बीच आरजीकर के सेमिनार हॉल में अभया का मर्डर हुआ। सुबह 10:10 पर पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची, लेकिन किसी ने डॉक्टर बिटिया के परिवार को खबर नहीं दी। पुलिस पहुंचने के करीब 41 मिनट बाद परिजनों को सूचना दी गई। तब भी यही कहा गया कि अभया बीमार है, उसे इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है। और जब बात बस से बाहर हो गई, तो आखिरी में सुसाइड वाली थ्योरी पेश कर दी गई। इन सब के बाद जब माता पिता अस्पताल पहुंचे, तो करीब 3.5 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया। क्या ये सब सबूतों को मिटाने के लिए किया गया? ये जो जिसके साथ बात हुआ, एक ही लड़की है, असिस्टेंट सुपर ही है। असिस्टेंट सुपर। उसका बाद हम लोग जा रहा था, 2 मिनट 10 बाद एक आदमी ने फोन किया था, आप लोग आ रहा है? हमें आ रहा है। ठीक है जल्दी आ जाइए। उसके बाद हम लोग तो पहुंचे उधर 12 बजे 12 बजे 5-10 मिनट में पहुंचा। अंदर में ले गया हमको डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट के जाके हम बोला हम पहले लड़की को देखेगा। वो लोग बोलते नहीं इधर बैठिए, तदल चल रहा है। और किसी ने हमको इधर ले जाए, उसको इधर ले जाए, ये सब चल रहा था। ऐसे चल के प्राय 3 घंटे के बाद, 3-3.5 घंटे के बाद वो सेमिनार हॉल का अंदर हम लोगों को ले गया। उस टाइम में फिर जो सीपी है, उन्होंने हमको बिठा, फिर बैठिए इधर बैठिए। बहुत मैंने क्या बोले, हम लोग घाव पर मलम पट्टी लगाने का कोशिश कर रहा था उस टाइम में। सब हॉस्पिटल का आदमी, कोई हम एक आदमी को देखा था, और किसी ने हमसे बात भी नहीं किया। और जब उधर था, उधर ममता दीदी ने फ़ोन किया था, सीपी का फ़ोन में, उधर उसके साथ बात हुआ। उन्होंने बोला जो उसका आपके लड़के के साथ जो गलत काम हुआ है, हम उसका पूरा विचार करेंगे। हमको आश्वासन दिया, लेकिन उसका बाद हम लड़की का मुंह देखने के ले गया। हम देखा। जिस माता पिता को खुद ममता दीदी ने इंसाफ का भरोसा दिया, उसे सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? क्या कोलकाता पुलिस किसी को बचा रही थी? क्या सीबीआई जांच से पहले ही कोलकाता पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी? आरजीकर अस्पताल में हुए घटनाक्रम ने
पूरे देश पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को जम के लताड़ लगाई है, तमाम सवाल जवाब भी किए हैं, लेकिन इस बीच वो पीड़ित परिवार इंडिया टीवी के साथ मौजूद है। सारी बातें करेंगे, जानेंगे आखिरकार उस दिन का घटनाक्रम क्या हुआ था। उनके माता पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक तो हम यही आपसे पूछेंगे कि न्याय का इंतजार आपको है, आप क्या कहना चाहते हैं, खुद बताएं। न्याय का इंतजार करके और आशा करके हम हाई कोर्ट में अपील किया था कि हमको अच्छे एजेंसी से ये केस आगे बढ़े, इसलिए हाई कोर्ट ने सोचा कि सीबीआई को ही दिया जाए केस, इसलिए सीबीआई को दे दिया। सीबीआई भी आज 10 दिन चार्ज लिया है इस केस के बारे में, कोई हाल तो अभी तक निकाल नहीं आ पाया, लेकिन हमको आशा करना है। और क्या करेगा हम सीबीआई को एक ही बात बोलेंगे बार बार, पूरा देश दुनिया देख रहा है, इतना बड़ा एजेंसी है, काम ठीक से जल्दी निपटा के उसका जो सुनाम है उसको बजाय रखें। डॉक्टर बिटिया की उनके माता पिता से आखिरी बात रात 11:15 पर हुई थी। रात 2 बजे अभया ने व्हाट्सएप चैट भी किया था। इसी के बाद रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को 3:45 पर सेमिनार हॉल में घुसते देखा गया। 37 मिनट बाद यानी 4:17 पर वो बाहर निकल आया। इसी दौरान अभया के साथ दरिंदगी की गई। डॉक्टर बिटिया की डेड बॉडी मिलने के बाद अस्पताल और उससे जुड़े सीनियर लोगों ने जिस तरह से रिस्पांस दिया, यही शक की सबसे बड़ी वजह बन रही है और सीबीआई इन्हीं घंटों के बीच की क्रोनोलॉजी को तलाश रही है। रात 11:15 से उसको फोन में फोन किया था, वो बात हुआ। उस टाइम में वो खाना वाना ऑर्डर देके, जो सीनियर होता है जूनियर को खाना खिलाता है रोज। ये जो ड्यूटी रहते हैं 24 घंटा 36 घंटा ड्यूटी रहता है, उस टाइम में जूनियर सीनियर खाना ला के जूनियर को खिलाता है। यही एक सिस्टम है। रात 2:03 पर भी वो व्हाट्सएप चैट किया है मेरा भगना का लड़का नाती के साथ, हमारा नाती और उसका भाईपो है, और भाईपो के साथ 2:03 में भी बात हुआ था। उसका बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हॉस्पिटल इधर से तो बहुत दूर है, हम तो नहीं जानते। जब ड्यूटी में भेजता है कोई अपने आदमी को, तो ड्यूटी में जब घुस जाता है अंदर में, तब तो उसका टेंशन बहुत कम हो जाता है। जो ठीक है मेरा लड़की सेफ जगह में है, लेकिन जहाँ हम लोग सोचा सेफ जगह में, वही इसका साथ ये गलत काम हुआ है। ये तो हमको सोचने में बहुत दिक्कत हो रहा है। करीब 3 बजे जब डॉक्टर बिटिया के पिता सेमिनार हॉल पहुंचे तो वहां का मंजर देख समझ गए कि यहाँ क्या हुआ। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने सीनियर डॉक्टर नहीं समझ पाए कि ये मर्डर है या सुसाइड, या फिर ये डॉक्टर इस अंतर को समझना ही नहीं चाहते थे। नहीं, ये ऐसे जो लड़का लड़की डॉक्टर बनता है ना, जब एमबीबीएस करता है, उस टाइम में भी उसको फॉरेंसिक मेडिसिन 1 साल पढ़ना पड़ता है। वो लोग भी थोड़ा आइन जानता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे कौन मर्डर होता है, इसके बारे में उस लोगों का पता है। डॉक्टर लोग जो था उसका उधर, जो जूनियर डॉक्टर था, उन्होंने बार बार बोला ये एक आदमी का संभव नहीं है, बहुत आदमी मिलकर ये सब गलत काम किया है, इसको अभया के मर्डर को सुसाइड बनाने का प्लान इम्प्लीमेंट भी हो जाता, लेकिन तब तक स्टूडेंट्स जमा हो चुके थे। उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया और सुसाइड वाली थ्योरी फ्लॉप हो गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस अस्पताल में इतना बड़ा कांड हो गया, जिस अस्पताल में काम करने वाली बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी गई, उस अस्पताल प्रशासन ने अभया के माता पिता से बात करने की भी जरूरत नहीं समझी। नहीं, असिस्टेंट सुपर ने किया। असिस्टेंट सुपर नहीं किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने कहा हम फोन किया उस असिस्टेंट सुपर के फोन में, उन्होंने ही पकड़े थे। उसका बाद उन्होंने आपने बोला हम असिस्टेंट सुपर है, आप जल्दी चलिए, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। वो किसी ने उसको बोलने के लिए बोल दिया, ऐसा ही हो सकता है। और उसका जो व्यवहार है वो हमको अच्छा नहीं लगा पहले से ही। हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट में जो है, हम लोगों का साथ अच्छी व्यवहार कभी नहीं किया। प्रिंसिपल में जो संदीप घोष एक बार वो सेमिनार हॉल में आया, फिर हम लोग के साथ कोई बात नहीं किया।
ये 14-15 दिन हो गया, हॉस्पिटल का कोई आदमी अभी तक हमसे बात नहीं की। सबसे बड़ा सवाल तो कोलकाता पुलिस की जांच पर है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को वारदात की जो टाइमलाइन सौंपी है उसमें और अस्पताल में मौजूद मेडिकल स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट में काफी अंतर है। डॉक्टर बिटिया की डेड बॉडी मिलने को लेकर 3 थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी है कि सुबह 8 बजे पीजीटी के कुछ स्टूडेंट्स ने सेमिनार हॉल में डेड बॉडी देखी। कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 9:30 बजे पीजीटी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट सुमित्रा राय ने अभया को बेहोशी की हालत में देखा। तीसरी थ्योरी, अस्पताल में मेडिकल स्टूडेंट का दावा है कि डॉक्टर बिटिया की डेड बॉडी 5 बजे के करीब सिक्योरिटी गार्ड ने देखी और उस समय डॉक्टर घोष को इसकी जानकारी दे दी गई। एफआईआर दर्ज कराने की टाइमिंग को लेकर कोलकाता पुलिस के झूठ का भी अभया के परिवार ने खुलासा कर दिया है। नहीं। और हम लोग को जो अभी एक बात भी कोलकाता पुलिस बोल रहा है, या हम लोग एफआईआर करने के लिए माना किया, ये बात पूरा गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अभया का मर्डर 3 बजे से 5 बजे के बीच हुआ। 10:10 पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस ने क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया। जूनियर डॉक्टर से लेकर अस्पताल का स्टाफ जाने अनजाने में सबूतों को मिटाता रहा। पुलिस ने करीब 11.25 घंटे बाद एफआईआर लिखी और एफआईआर से पहले ही बिना माता पिता की मौजूदगी में आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। ये तो कोशिश किया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम से डेड बॉडी निकले तब तो लोग इतना जल्दीबाजी था, तो जितना जल्दी हो सके उसको दफन करा दे, बस उसका काम खत्म। उस लोग इधर सब काम करके उसका बाद तो थाना में जाके एफआईआर किया है। हम लोग एफआईआर लिख के दिया 6 बजे, वो लोग एफआईआर रजिस्टर किया है रात 11:15 बजे। कोलकाता रेप मर्डर केस के क्राइम प्लेस से मृतका की डायरी बरामद हुई थी। इसके साथ ही उस डायरी का एक पन्ना भी मिला था। ये डायरी भी कोलकाता पुलिस ने जब्त की थी। अभया के पिता का आरोप है कि डायरी के 2 से 3 पन्ने फटे हैं। आखिर किसने डायरी के पन्ने फाड़े और क्यों फाड़े? क्या डायरी में कुछ ऐसा था जिससे अस्पताल के टॉप लोगों को खतरा हो सकता था? हमको पता मिला है जो उसके डायरी का 2-3 पीस टूटा हुआ मिला। टूटा है पीस, बेस मिला कि नहीं इतने मालूम नहीं, पेज टूटा हुआ है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अकेले संजय रॉय इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, या इस मर्डर और हत्या के पीछे कोई बड़ा नाम शामिल है जिसे बचाने के लिए पूरा खेल रचा गया है। ये तो है ही, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट लोग हो या उसका सुपर हो, प्रिंसिपल हो, जो भी हो, कोई ना कोई तो है ही, नहीं तो ऐसा घटना कैसे घटी कॉलेज के अंदर? संदीप घोष हो, बुलबुल मुखर्जी हो, या जिन डॉक्टरों को सस्पेंड किया है, इसमें किसी पे सस्पेक्ट है? तो कौन है तो नहीं बता सकते ना, कोई ना कोई है। वो सीबीआई तो निकालेगा, हमको मालूम लगता है। कोलकाता कांड का सच क्या है, ये अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन लगातार मेडिकल स्टूडेंट्स और कॉलेज से जुड़े सोर्सेज नई नई जानकारियां दे रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती। अब केस सीबीआई के पास है, लेकिन सबूतों के साथ काफी छेड़छाड़ की गई। ऐसे में सीबीआई के सामने कोलकाता के असली गुनहगार को सामने लाने की चुनौती आसान नहीं होने वाली।